वेलकम बैक बच्चों। फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया का जो अगला टॉपिक है या अगला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको हम द इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब डेजर्ट क्या होता है? तो जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि डेजर्ट क्या होता है तो दो चीजें आपके दिमाग में तुरंत रन करेंगी। पहला कि वहां पर ढेर सारा सैंड होगा और दूसरी कि वहां पर गर्मी बहुत पड़ती होगी, वाटर की सप्लाई कम होगी। दूसरी वाली बात थोड़े हद तक सही है, लेकिन पहली वाली बात से मैं सहमत नहीं। तो पर्टिकुलर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इलाहाबाद के हैं तो संगम एरिया में तो जरूर गए होंगे। आपको वहां पर भी काफी क्वांटिटी में, काफी एरिया में सैंड बिखरा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर सैंड की वजह से उसको डेजर्ट नहीं कहेंगे तो कहेंगे किस वजह से? तो इसका सबसे आसान और सीधा जवाब है कि एक पर्टिकुलर एरिया और वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, पहली बात कि वहां वो अराइड हो, सूखी जगह हो, और बहुत लंबे समय से। देखिए, जब हमने क्लाइमेट टर्म यूज कर लिया एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड को इंडिकेट करता है, तकरीबन 50 to 80 ईयर्स। लेकिन डेजर्ट अगर वहां पर डेवलप हो गया है तो इसका मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वहां का क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना? तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात की जो पर एनम रेनफॉल है, रेनफॉल वो बेटा 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। रेनफॉल को यूज नहीं करेंगे, प्रेसिपिटेशन टर्म भी यूज करेंगे। अब रेनफॉल की जगह प्रेसिपिटेशन यूज करने का क्या रीजन है? देखिए, जब हम रेनफॉल वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे जो वाटर आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आए, जो H2O आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आए, तब ऐसा फिनोमिना रेनफॉल कहलाता है। लेकिन जब हम प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करते हैं तो H2O यानी वाटर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो गैस में हो, किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पर आना हुआ। अब जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में भी हो सकता है, वो वेपर यानी गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पर इन तीनों ही फॉर्म में वाटर की सप्लाई होती है। तो जब वाटर की सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो तो हम वहां पर रेनफॉल टर्म को यूज करते हैं। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन वर्ड है वो अपने आप में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये एक वर्ड यूज कर लेने से वाटर की सप्लाई किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ सरफेस पे हो वो उसमें हम लोग देखेंगे अभी कि इंडिया के पास सिर्फ इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही, जो मोस्टली राजस्थान का एरिया है, सिर्फ इसी एरिया में डेजर्ट नहीं है। हम देखेंगे कि इंडिया के नॉर्थ में भी एक डेजर्ट है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी एक डेजर्ट है। जो इंडियन डेजर्ट राजस्थान का है ये हॉट डेजर्ट है, और जो जम्मू कश्मीर का है ये कोल्ड डेजर्ट है। यहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। यहां पर कोई सैंड नहीं है, फिर भी हम इसको डेजर्ट कहते हैं। यहां पर बहुत सारी सैंड है, सैंड ही सैंड है, और उसके साथ साथ ये पूरा सैंड ड्यून से कवर है ना? पूरा एरिया सैंड ड्यून से कवर है, और यहां पर जो रेनफॉल होती है वो वाटर के फॉर्म में होती है। बेटा, डेजर्ट होने के लिए किसी एरिया को बहुत लंबे समय तक वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, यानी वहां जो रेनफॉल है या वहां की जो प्रेसिपिटेशन है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर। और जब ऐसी कंडीशन बहुत लंबे समय तक
बनी रहेगी किसी एरिया में, तो वहां पर एक डेजर्ट डेवलप हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि इंडिया के इस एरिया में डेजर्ट डेवलप ही क्यों हुआ, वो कहीं और क्यों नहीं हो गया? तो इसका आंसर तो मैं इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन इस समय मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना। आप अगर ग्लोबल मैप देखोगे ना, पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में आपको डेजर्ट दिखाई देंगे। वो ईस्ट में नहीं दिखेंगे, वो साउथ में नहीं दिखेंगे, वो बल्कि वेस्ट से दिखाई देंगे, वेस्ट में लगे हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कोई माउंटेन की, तो यहां पर बेटा सिर्फ एक माउंटेन है। पहले ये माउंटेन हुआ करता था, अब तो ये हिल हो गया है। इस अरावली क्या कहते हैं, अरावली। ये अरावली माउंटेन जो है ये रेजिडुअल माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? रेजिडुअल। अब हिमालय के बारे में आपने पढ़ा कि वो फोल्ड एंड यंग माउंटेन है। रेजिडुअल का मतलब क्या हुआ? रेजिडुअल का मतलब ये हुआ कि ये अपने जिस रूप में पहले था आज उस रूप में नहीं है, बल्कि उस रूप का कुछ बचा हुआ हिस्सा आज हमको दिखाई देता है। तो जब ऐसे माउंटेन होते हैं तो रेजिडुअल कहलाते हैं। मतलब कि ये समय के साथ साथ वाटर और एयर इरोजन की वजह से ये अब इनका जो मेन स्ट्रक्चर था, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, उसको खो चुके हैं और ये इरोजन की वजह से अब छोटे हो चुके हैं। तो दुनिया में और भी रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। इंडिया में सिर्फ एक है जिसको हम लोग अरावली कहते हैं। और रेजिडुअल माउंटेन दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स होते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन देख लीजिए। ये जो मानसूनी विंड है वो कैसे आती हैं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर एरिया में हमको करते हैं हो जाती है, लेकिन करती है तो अरावली इतना ऊंचा नहीं रोक सके। अरावली इतना ऊंचा नहीं को रोक सके। साथ ही साथ इन मानसूनी विंड्स के पर्टिकुलर होता है जिससे मानसून आराम से इसको पास कर जाती है। अब अगर मानसूनी विंड्स यहाँ ही नहीं तो बारिश क्यों कराएंगे? सिर्फ कुछ हिस्सा जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको गुरु शिखर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और गुरु शिखर माउंट अबू हिल्स के पास है। तो ये माउंट अबू हिल्स के पास वाले एरिया में ही थोड़ी बारिश हो पाती, बस। तो ये था बेटा आपका डेजर्ट। यहाँ पर वेजिटेशन जो है बड़ा अनइवन मिलता है, केवल हॉर्स या श्रब्स करके छोटी मोटी घासें या झाड़ियां या कैक्टस सकेसिया जैसे वेजिटेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की तरफ, दैट इज द पेनिनसुलर। तो जैसा कि हम लोग करते हैं, अब ये दोनों वर्ड जो है सुने भी होंगे और हो सकता है कि आप लोगों को इसका मतलब भी पता हो, पर इन दोनों वर्ड्स को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग पेनिनसुला को समझेंगे कि पेनिनसुला होता क्या है। देखिए, जब कोई ह्यूज लैंड मास हो, और अपने थ्री साइड से वो लार्जर वाटर बॉडी से घिरा हो, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। अब मैं यहां पर लार्जर वाटर बॉडी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, बहुत से लोग शहर से बिलोंग करते होंगे। सबने कभी ना कहीं बड़ी क्वांटिटी में वाटर को इकट्ठा हुए देखा होगा, और उसके आसपास आप लोगों ने जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जरूर देखा होगा जो वाटर में अंदर तक इंटर कर गया हो और अपने थ्री साइड से वाटर से कवर हो गया। तो हम उसको पेनिनसुला नहीं कहेंगे। दोनों ही कंडीशन में ये जो लैंड मास है ये ह्यूज होना चाहिए और जो वाटर बॉडी है वो लार्जर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये दिमाग में हो सकता है कि सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या होगी?
तो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी वाटर बॉडी ओशियन होती है। ओशियन का वाटर जब लैंड एरिया में आ जाता है तो उसको कुछ रीजनल नेम से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस इंडिया के इस एरिया के इंडियन ओशन है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री की वजह से पड़ा है, और वो है इंडिया। इंडिया के नाम की वजह से ही इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा। अब देखिए, अब इंडियन ओशन का पानी इधर लैंड की तरफ अंदर की तरफ आ गया है, और इधर भी लैंड की तरफ अंदर की तरफ आ गया है। तो यही इंडियन ओशन का वाटर जो है इस पर्टिकुलर लोकल रीजन में बे ऑफ बंगाल कहलाता है, और इस पर्टिकुलर लोकल रीजन में अरेबियन सी कहलाता है। ओशन से जो छोटी वाटर बॉडी होगी वो सी होगी। तो यानी लार्जेस्ट तो नहीं, लार्जेस्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लार्जर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर बात इतनी होनी चाहिए कि पेनिनसुला को डिफाइन करते समय आपको इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म को यूज करना पड़े। अब इस एरिया को देखिए, ये अपने से घिरा है, अपने वेस्ट अरेबियन से घिरा है, और अपने साउथ साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो लार्जर वाटर बॉडी भी है और लार्जेस्ट वाटर बॉडी भी है, और ये खुद का लैंड मास जो है वो ह्यूज लैंड मास है। तो इसको हम लोग पेनिनसुला कहेंगे। अब इस पेनिनसुला को ध्यान से देखिए, ये जो पेनिनसुला है बेटा, अब ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। इस ट्रायंगल के दो आर्म्स भी दिख रहे हैं हमको, और एक बेस भी दिख रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वेस्टर्न घाट माउंटेन वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट माउंटेन ईस्ट में है। तो ये वेस्टर्न घाट माउंटेन और ये ईस्टर्न घाट माउंटेन इस ट्रायंगल के दो आर्म्स हो गए, और ये जो विंध्य माउंटेन रेंज है ये इसका बेस हो गया, और ये एरिया इसका वर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, और इस ट्रायंगुलर शेप की वजह से और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से इसके तीन तरफ से हम देखें तो लार्जर वाटर बॉडी भी है और लार्जेस्ट वाटर बॉडी भी है। तो इस वजह से ये पूरा रीजन, यानी विंध्य माउंटेन रेंज के साउथ का पूरा रीजन पेनिनसुला कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति वर्ल्ड मैप पर आप कहीं भी देखो तो आपको याद होना चाहिए कि ये तो पेनिनसुला होगा। आप देखोगे यहां बगल में अरेबिया पेनिनसुला है, इसी तरह से आप देखोगे कैनेडियन पेनिनसुला है, इसी तरह से देखोगे आप ब्राजीलियन पेनिनसुला है। ढेर सारे पेनिनसुला है दुनिया में, बहुत सारे पेनिनसुला एग्जिस्ट करते हैं। अब अगली बात, ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है अपने वेस्ट में वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, और अपने ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है बेटा, और ये वेस्टर्न घाट है। ये साउदर्न पार्ट है इंडिया का, यानी ये जो हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये जो ओल्डेस्ट लैंड मास था गोंडवाना। कौन? ओल्डेस्ट लैंड मास जो था गोंडवाना। याद करिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को। जो सुपर कॉन्टिनेंट टूटा तो फिर वो दो सुपर कॉन्टिनेंट में टूटा, नॉर्थ वाला नॉर्थ वाला अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहलाया, और साउथ वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये जो साउदर्न पार्ट इंडिया का है उसी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। आज अगर हम गोंडवाना लैंड के हिस्से को सर्च करें कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट असल में गोंडवाना लैंड से बने थे, तो सीधी सी बात है, इक्वेटर के साउथ में आपको जितने दिखेंगे वो सब गोंडवाना लैंड से बने थे। तो हम देखें
सिर्फ गोंडवाना लैंड का यही हिस्सा इक्वेटर के नाप में आया हुआ है और जानते हैं कि ये फ्लो होकर आया हुआ है। तो जैसे अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अफ्रीका से थोड़ा सा आगे आओगे तो एक और आइसलैंड कंट्री दिखेगी तुमको, उसको बोलते हैं बेटा मेडागास्कर। मेडागास्कर भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करने वाले जो मोस्ट रीजन है, मोस्टली रीजन हैं, वो सब गोंडवाना भूमि के ही हिस्से थे, गोंडवाना लैंड के हिस्से। तो हम पेनिनसुला समझ चुके और टेबल लैंड, यानी जो हम नॉर्थ से साउथ तो हम देखेंगे ये जो लैंड है सडन से अपलिफ्ट हो जाता है, सडन से लिफ्ट हो जाता है, यानी एक टेबल की तरह ये उठ जाएगा। इसकी जो एवरेज हमको 600 मीटर से लेकर के अब ये जो प्लेटियो है ये वोल्केनो इरप्शन हुआ करते थे और जो लावा था ना वो बहुत चिपचिपा था, जैसे तारकोल होता है ना सड़क बनाने में जो तारकोल इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर उसको तुम फ्लो करा दो, इसी तरह से गिरा दो, तो वो जिस तरह से फ्लो होगा सड़क पे, यहां से निकलने वाला जो मैग्मा था वो भी इसी तरह से फ्लो हो रहा था इस पर, और ये हजारों सालों तक फ्लो होता रहा। फ्लो होने के बाद यानी जब मैग्मा ठंडा हो गया तो मैग्मा के ठंडा होने के बाद यहां पर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ये जो इग्नियस रॉक्स थी उनमें से कुछ हिस्सा मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गया, और इसका मतलब हो गया कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ एरिया है। इसी वजह से हम देखते हैं इस प्लेटियो पेनिनसुलर रीजन में इंडिया के मोस्ट ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स हम इसी एरिया में पाए जाते हैं, हम इसी एरिया में मिलते हैं। अब कुछ इस पेनिनसुलर प्लेटियो की कुछ प्रॉपर्टीज देखो। इस पेनिनसुलर प्लेटियो का जो नॉर्दर्न हिस्सा, बेटा ये नॉर्दर्न हिस्सा होगा, ये साउदर्न हिस्सा होगा, ये ईस्टर्न हिस्सा होगा, ये वेस्टर्न हिस्सा होगा। तो ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा नॉर्थ की तरफ स्लैंट करता है, यानी इसका स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है। ये कैसे पता चला हमको? हम यहां से देखते हैं, हम नॉर्दर्न हिस्से में देखते हैं कि जैसे चंबल रिवर हो गई, काली सिंध रिवर हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, इन सभी रिवर का फ्लो जो है वो पेनिनसुला के नॉर्थ हिस्से की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। तो इसका मतलब पेनिनसुला अपने नॉर्दर्न हिस्से में जो स्लैंट है, जो स्लोप लिए हुए है, वो नॉर्दर्न की तरफ लिया हुआ है। और बात क्योंकि वेस्टर्न घाट से जितने भी रिवर्स निकलती, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, तुंगभद्रा हो, पेरियार हो, ये स्लो से हमको ये किस तरफ इनका स्लोप है ये पता चल जाता है। ठीक है ना? अब ये जो प्लेटियो रीजन है कोई एक प्लेटियो नहीं है, कई सारे छोटे छोटे प्लेटियो को मिलाकर बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज है, यहाँ पर क्या है बच्चों? अरावली माउंटेन रेंज है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर क्या है? अरावली माउंटेन रेंज है और ये विंध्य माउंटेन रेंज है। तो ये अरावली और विंध्य के बीच में भी एक प्लेटियो है, ठीक है ना? अरावली और विंध्य के बीच में भी एक प्लेटियो है। इसको हम लोग मालवा प्लेटियो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मालवा प्लेटियो बोलते हैं। ये मालवा प्लेटियो जब ईस्ट में हो जाता है तो इसको हम लोग बुंदेलखंड प्लेटियो बोलते हैं, बुंदेलखंड प्लेटियो बोलते हैं। और ये ईस्टर्न पार्ट जो मालवा प्लेटियो या बुंदेलखंड प्लेटियो का है उसको बघेलखंड प्लेटियो बोलते हैं, बघेलखंड प्लेटियो। और इसको और ईस्ट में लेकर जाएं तो हमको मिलता है छोटा नागपुर का प्लेटियो, छोटा नागपुर
प्लेट्यू। तो हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ। तो इन सारे प्लेट्यू को मिला दें, एक साथ प्रोनाउंस करना हो इनको, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है ना। इसके बाद जब हम विंध्याचल माउंटेन के साउथ में आते हैं, तो ये इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। तो हम देखेंगे ये जो पूरा हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये कई छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। ये हमारा बेटा हो गया प्लेट्यू के बारे में।